आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजत अग्रवाल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करें कि चैप्टर नंबर 2 कौन सा है। चैप्टर नंबर 2 है अपना मानव तंत्र, जिसे हम ह्यूमन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी मार्किंग कैसे होती है, इसके अंक कितने हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पार्ट कम से कम भी 1% को कवर करता है। इसके अंक हैं 6। अब ये 6 अंक कैसे डिवाइड होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये 6 नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, तो ये डिवाइड होते हैं 1 + 5 में। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। अब देखते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आएगा वो 1 नंबर का आएगा। उसमें हमें छोटी सी एक लाइन का पूछेगा, उसको एक लाइन में आंसर देना है अपने को। दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 3 भागों में डिवाइडेड मिलेगा अपने को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट आएगा 1 नंबर का, सेकंड पार्ट आएगा 2 नंबर का और थर्ड पार्ट आएगा 2 नंबर। ऐसे टोटल हो गए अपने पास 5। अब इनके बाद में अपन बात करते हैं बेसिक चीजों के बारे में, जो अपने को इस पार्ट में समझने में हेल्प करेंगी या सहायता प्रदान करेंगी। तो सबसे पहले अपनी यूनिट कौन सी है मानव तंत्र में, पाचन तंत्र। अपनी यूनिट है पाचन तंत्र। इसे अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपन बात करते हैं कि तंत्र कैसे बनता है, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है या विभिन्न तंत्रों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका के बारे में, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। कोशिका क्या है, अपने शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। अब अपनी संरचना का निर्धारण कोशिका करेगी और क्रिया का निर्धारण भी कोशिका करेगी। अब एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं अपन। जैसे अपन किसी दीवार का निर्माण करते हैं, तो जो एक ईंट की भूमिका होती है दीवार के निर्माण में, वही भूमिका अपने शरीर में कोशिका की होती है। वैसे ही एक कोशिका मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करती है, अपने जटिल संरचना या मानव तंत्र का या मानव शरीर का निर्माण करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तक, जिसको अपन बोलते हैं टिश्यू। अब अपन उत्तक किसे बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब उत्तक के बाद में क्या आता है, अपना अंग आता है कि अंग का निर्माण कैसे होगा, इसे अपन बोलते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन का निर्माण कैसे होगा, तो समान रूप से उत्तकों का समूह है या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान उत्तकों का समूह क्या कहलाता है, अंग कहलाता है। अंग का निर्माण हो गया। अंग के बाद में क्या, अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे अपन बोल रहे हैं सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी अंग मिलकर या विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद में तंत्र के बाद में किसका निर्माण होगा, मानव शरीर का, जिसे अपन बोलते हैं बॉडी। अपन ऐसे बोल सकते हैं शरीर का निर्माण होता है या बॉडी का निर्माण होता है। अपन बोल सकते हैं कि शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर करते हैं। अब शरीर के बाद में किस चीज का निर्माण होगा, शरीर, मेरे शरीर का निर्माण हो गया, आपके शरीर का निर्माण हो गया, ऐसे ही बहुत से लोगों के शरीर का निर्माण हो गया। बहुत से लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, समूह का निर्माण हो गया।
इसके बाद में अपने वातावरण का निर्माण होता है। अब इस चीज को अपन इजी वे में समझते हैं एक बार, तो एक बार देखना। सबसे पहले अपने एक कोशिका, जिसको अपन ने बोला सेल, इसके बाद में आया अपना उत्तक, इसको अपन ने बोला टिश्यू, इसके बाद में अपने आया अंग, जिसको अपन ने बोला ऑर्गन, इसके बाद में अपना आया तंत्र, जिसको अपन ने बोला सिस्टम, इसके बाद में अपना आया क्या, शरीर, इसको अपन ने क्या बोला, बॉडी, इसके बाद में क्या आया, समूह, जिसको अपन ने कहा है कम्युनिटी, इसके बाद में क्या आएगा, वातावरण, जिसको अपन ने क्या बोला है, एनवायरनमेंट। अब इसको शुरू से समझने की कोशिश करो। कोशिका शरीर की क्या है, मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण कर रही है, उत्तक मिलके अंग का निर्माण कर रहे हैं, अंग मिलके तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तंत्र मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं शरीर का, शरीर मिलके किसका, समूह का, समूह के बाद में अपने वातावरण या इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। ये चैन अपनी यहां जाके पूरी हो जाती है। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं पाचन की। तो अब हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि पदार्थ ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि ग्रहण करते हैं। अब इनका पाचन होना जरूरी है। इनके पाचन होने के बाद जो अपने पास एनर्जी या ऊर्जा बनती है वो सेल तक जाएगी, तब अपना शरीर जाके काम करेगा, ऊर्जा मिलेगी। तब अपने को ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। अब अपन बात करते हैं कि पाचन, पाचन क्या होता है। तंत्र के बारे में अपने बात कर ली कि अंगों का समूह क्या करता है, तंत्र का निर्माण करता है। अब अपन पाचन के बारे में बात करते हैं। ये सब लार्ज मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और ये खनिज लवण, जल, ये क्या है, छोटे अणु है, छोटे अणु है, और ये बृहद अणु है। ये तीनों बृहद अणु है और ये दोनों छोटे अणु हैं, खनिज लवण और जल। इसके अलावा अपने विटामिन भी एक छोटे मॉलिक्यूल के रूप में ही इंक्लूड किया जाता है। अब अपन पाचन की परिभाषा की बात करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब इनके पाचन में पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम अपने काम में आएंगे। इसके अलावा कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी इन्वॉल्व होगी या अंतर इसमें सम्मिलित होगी, फिर सरल या छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, पाचन बोल रहे हैं। अपन मैं सीधी भाषा में बात करूं तो ऐसे बोल सकते हैं अपन, जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल या छोटे अणुओं में परिवर्तित करने की विधि ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ये पाचन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो मैं ये बात करता हूं, पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग कौन कौन से और एवं ग्रंथियां कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट अपना मुख, ठीक, इसके बाद में आता है अपना ग्रसनी। अपन मुख को बोलते हैं माउथ, ग्रसनी को बोलते हैं अपन फेरिंग्स। अब ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला अपना आता है नासाग्रसनी, जिसको अपन बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इसके बाद में आता है अपना मुख ग्रसनी, जिसको अपन बोल रहे हैं
ओरोफेरिंग्स। इसके बाद में आते हैं अपनी कंठग्रसनी, जिसको अपन बोले लेरिंगोफेरिंग्स। इसके अगले वाला पार्ट आता है अपना अंग आता है, वो आता है कर्षिका या ग्रास नली, जिसको अपन बोल रहे हैं एसोफेगस। एसोफेगस बोल रहे हैं ग्रास नली को। इसके बाद में अपना आता है आमाशय, इसको अपन बोल रहे हैं स्टोमक। इसके बाद में अपनी आती है छोटी आंत, इसको अपन बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद में अपना पार्ट आएगा बड़ी आंत, बड़ी, जिसको अपन बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहां तक समझ में आया। इसके अगले वाला पार्ट होता है अपना मल द्वार, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टम, जिससे अपन मल त्याग करते हैं। अब इनके अलावा ये तो अंग हो गए, सम्मिलित अंग हो गए। पाचन तंत्र में कौन कौन से आ गए? सबसे पहले मुख आ गया, इसके बाद में ग्रसनी आ गई, फिर कर्षिका आ गई, इसको ग्रासनाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आमाशय आ गया, इसके बाद में छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई, बड़ी आंत के बाद में अंतिम भाग है अपना मलद्वार। इसके अलावा कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं? तो मैं ग्रंथियों की बात करता हूं एक बार। तो पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां, तो फर्स्ट होती है अपनी लार ग्रंथि, जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। सेकंड आती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि, जिसको अपन बोल रहे हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। इसके बाद में अपनी कौन सी आती है? सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट है यकृत या लीवर ग्रंथि। ठीक है। अब ये सब मिलकर अपने आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल को अपन पोषण नाल या डाइजेस्टिव कैनाल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। अब इसके आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।